अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जान के होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आज का दिन भी आपका हमारी तरह बहुत ही अच्छा गुजरेगा। हम तो कोशिश यही करते हैं कि जैसे ही आपके दिन का आगाज़ हो तो हमारे साथ आपकी मुलाकात हो और उस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको नई देखने को और सुनने को मिले और जानने को मिले। ऐसे टॉपिक्स लेकर आए, हम ऐसे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आए जिनसे गुफ्तगू करें तो वो कारामद साबित हो, उससे कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर हो हमें भी और आप लोगों को भी। तो कोशिश हम पूरी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर बात कर रहे होते हैं, वो चाहे मौसमियाती तब्दीलियाँ हो जाए, मौसम के हवाले से हो जाए, सेहत के हवाले से हो जाए, बीमारियाँ हो जाए, फिज़ियोथेरेपी हो जाए या फिर घरेलू नुस्खे हो जाए। हर एस्पेक्ट को हम जो है ना वो केटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जोन सा भी तबका जिस भी चीज़ को चाह रहा है कि हमें इसके मुतल्लिक बात करनी है, इससे मुतल्लिक हमें हल चाहिए, तो हम उस चीज़ को आपके सामने पेश कर रहे होते हैं। अब आपकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जनाब उसके मुतल्लिक आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें, हमें बताएं कि हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर हमें कहीं पर ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है हमें उसके हवाले से भी बताइए ताकि हम अपनी मेहनत मज़ीद करें, ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आप तक अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें, अच्छे मौज़ूआत, अच्छे गेस्ट जो है ना वो हम लेकर आएँ। क्योंकि इसीलिए हमारा और आपका ये ताल्लुक़ है ना, जब तक डिलीवरी अच्छी नहीं होगी हमारी तरफ से तब तक आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं आएगा। तो आज भी यही कोशिश रहेगी हमारी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत है, आँखों से रिलेटेड मौजू है आज इसके ऊपर हमने बात करनी है। जो ख़वातीन या जो लोग जिनको लगता है कि हमारी आँखों का मसला है, हम क्या करें, हम ऐनक लगवाएं, ऐनक ना लगवाएं, हम लोग लेज़र की तरफ जाएं, उनके हवाले से आज का एक सेगमेंट है जो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वो भी आपने ज़रूर देखना है। फिर मौसमियाती तब्दीलियाँ चूँकि पूरी दुनिया के एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार होती जा रही है पूरी दुनिया, और हम तो कुछ ज़्यादा ही इसका शिकार है। हमारे पाकिस्तान में इसके असरात कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे होते हैं। गर्मियों में देखें तो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से एक तो गर्मी का दौरानिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तवील हो चुका है, और उसके साथ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसे अभी हम सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं और सर्दियों का दौरानिया लिमिटेड होता जा रहा है, कंसाइज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जो इंटेंसिटी है वो भी आप देख लें कि मतलब मॉडरेट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती जा रही है। तो ये किस वजह से? ये है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, वेदर पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से। तो उस हवाले से भी हमारे साथ गेस्ट होंगे जिनके साथ हम बात करेंगे। फिर कुछ हर्बल चीज़ें भी हम आपको बताएंगे, बालों की केयर आपने किस तरह करनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज भी हमने अपने शो में डिस्कस करना है। तो मैं इसलिए थोड़ी सी ओवरलुक आप लोगों को दे रही हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का पैदा हो जाए और आपको पता चले कि आज पूरा शो जो है ना वो हमारा किस तरह का रहने वाला है, कौन कौन से लोग हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, जिनसे आप बात भी कर सकते हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू, अपनी जो सवालात, अपनी क्यूरीज़ हैं वो भी उनसे पूछ सकते हैं। तो हम तो ये आपके लिए लेकर आते हैं अच्छा शो, आप भी उसका रिस्पॉन्ड ज़रूर किया करें। आप कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपने सवालात जो है वो हमारे गेस्टों से पूछ सकते हैं। लेकिन अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अभी मैं आगे बढ़ूँगी ताकि हमारा जो गेस्ट हैं हम उनको भी आपसे इंट्रोड्यूस करवा लें और बाकी चीज़ों का भी आगाज़ कर दें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मौसमियाती तब्दीलियाँ जिस तरह मैं बात कर रही थी कि पूरी दुनिया को उसने अपने घेरे में लिया हुआ है, और दुनिया भर में जो है मौसमियाती तब्दीलियाँ और कुदरती आफात ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर रही हैं। अब ऐसे में मजबूत और महफूज तामीरात इंसानों की जान और उनकी अमलाक की हिफाजत के लिए नहायत ज़रूरी हो चुकी है। अब जदीद तामीरात में तवानाई की बचत, माहौल दोस्त मवाद और पानी के मौसर इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है, जो ना सिर्फ हमारे माहौल की एक तो हिफाजत करते हैं बल्कि तवील अरसे तक इक़्तिसादी फ़वाइद भी हमें फ़राहम करते हैं। शहरी जो मनसूबा बंदी है उसमें मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखना
शहरियों को महफूज बनाना और रिहायशियों के लिए आरामदेह बनाता है। मजबूत और पायदार इमारतें ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी और मशक़ को महफूज रखती है बल्कि माहौल के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आज के दौर में जहाँ महफूज और माहौलियाती लिहाज के पेश नज़र जदीद तामीरात हर किसी के लिए कितनी अहम हो चुकी हैं और किस तरह हमें करनी चाहिए, मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई तामीराती काम आपने घरों में कराना है या कहीं पर भी कराना है तो वो किस तरह का होना चाहिए जिससे आने वाले जो साल है वो हमारे लिए रिहायशियों के लिए जिस घर में उन्होंने रहना है वो उनके लिए मौसर साबित हो। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हबीबुल हक रंधावा साहब मौजूद हैं जो कि चीफ इंजीनियर हैं, एक्स चीफ इंजीनियर हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। तो उनसे बात करते हैं। हाँ रंधावा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मौका दिया इस मौजूद। रंधावा साहब, मौसमियाती तब्दीलियाँ जिसने दुनिया भर को अपनी लपेट में लिया हुआ है, पूरी दुनिया इससे कहीं ना कहीं मुतासर हो रही है और पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से सर फहरिस्त है जो मुतासर होता है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। तो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को अगर मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो हमारी जो तामीरात हैं वो क्यों ज़रूरी है आज के दौर में? मैडम अर्ज़ ये बहुत अच्छा मौजू है जो इस वक्त की इस ज़रूरत भी है। तो इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि ये जब से ये अवेयरनेस शुरू हो गई है माहौलियात की, तो हम महसूस कर रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ किस किस शोबे में हमने गफलत का मुजाहिरा किया है। ठीक है। और उसकी हमने असेसमेंट भी किया है कि माहौलियात का असरात हमारे स्ट्रक्चर्स पे क्या है और जो स्ट्रक्चर्स है वो विदाउट कंसिडरिंग दी कि हम माहौलियात के क्या तकाज़े हैं हमने बयान उनके क्या असरात हैं। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि जो घरों रेजिडेंशियल अकामोडेशन या ऑफिशियल अकामोडेशन या कमर्शियल अकामोडेशन पूरी दुनिया में आप सुन के हैरान होंगे कि तकरीबन हमारी एनर्जी का 40% यहाँ इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में जितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है आप 40% वो कैसे होता है कि इनके मटेरियल्स को बनाने में जी, फिर अगर ठंडे मौसम है तो उनको गर्म करने में हीटिंग अरेंजमेंट के लिए, और अगर गर्म मौसम है तो उनको ठंडा रखने के लिए। सही है। तो इसका ये मतलब तकरीबन लगभग 40% एनर्जी जो दुनिया की कंजम्पशन है इसमें इस्तेमाल हो रही है। ओके। अच्छा, इससे आप तसव्वुर करें कि एनर्जी का इस्तेमाल पहले ही का हम कितना गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे थे और विदाउट केयरिंग द एनवायरमेंटल कि क्या इसके तकाज़े हैं वो हम कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने घरों की डिज़ाइनिंग में या तामीर में ऐसी साइंटिफिक और टेक्निकल इनपुट्स ले आए तो हम इस एनर्जी को कम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? किस तरह की इनपुट हमें करनी चाहिए? सपोज कि अब तो घर बन गए हुए हैं, अब उनका भी थोड़ा सा बता दें कि क्या किया जा सकता है जो कि फर्निश्ड है जिनमें लोग रह रहे हैं। एक उनका बता दो जिन्होंने अब बनाना है, जब बना रहे होंगे तो वो ऐसी कौन सी टेक्निकलिटीज़ को मद्देनज़र रखें, ऐसी चीज़ें करें जिससे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो अगर मौसमियाती असरात भी ज़्यादा होते हैं तो वो उससे महफूज रहे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये कल्चर तब्दील करना होगा कि घरों को, ठीक है, घरों को अच्छा होना चाहिए, उसका इंटीरियर डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, उसकी कलर कॉम्बिनेशन अच्छी होनी चाहिए, कंफर्टेबल मटेरियल्स होने चाहिए। लेकिन ये अलमिया है कि हमने अपने जो घरों के एक्सटीरियर्स हैं, बिल्डिंग के एक्सटीरियर, उनको भी अज़ हद बनाने, ग्लिटरिंग बनाने के लिए हमारी कोशिश होती है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है आज के एनवायरमेंटल दौर में। जबकि अच्छा, उसके लिए देखें, घर बनाने से सबसे जो अव्वलीन हमारी तरजीह होनी चाहिए कि जब हमने घर बनाना है तो उसकी ओरिएंटेशन क्या है। हम अगर ओरिएंटेशन ऐसी तय कर लें कि जिससे हमें सोलर एनर्जी का मैक्सिमम फ़ायदा हो, अगर हम सर्द मुल्कों में रहते हैं, और अगर हम गर्म मुल्कों में रहते हैं तो हम उस सोलर से कैसे बच सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर हम घर के वो निशानदही जो ओरिएंटेशन है उसकी और उसकी जो प्लॉटिंग है उसको ही हम मद्देनज़र रख लें तो हम तकरीबन 50% एनर्जी से बच सकते हैं। मसलन जो गर्म ममालिक हैं उनको हम उसकी फेसिंग ईस्ट वेस्ट कर लें। अच्छा, ईस्ट वेस्ट का ये फ़ायदा होगा जो सर्द मुल्क हैं। अच्छा, जो सर्द मुल्क हैं उनकी साउथ में कर लें, और ताकि मैक्सिमम जो हीट रेडिएशन है वो घर के अंदर आए। अच्छा, दूसरा हम ये कर सकते हैं कंसेप्ट कि घर की जो मटेरियल्स हैं या उसकी ओपनिंग्स हैं
उनको हम ऐसे डिज़ाइन करें जिसको आप किसी घर का एनवेलप कहते हैं और वो आपको मास्क कहते हैं। आप उसको ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर गर्म मुल्क हैं तो वो एनर्जी को रिपेलेंट हो सकते हैं, एनर्जी को अंदर नहीं आने देते, या इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे मटेरियल से। और अगर वो सर्द मुल्क हैं तो आप ऐसी वॉल्स सूरज की रोशनी में बना सकते हैं कि जो हीट को एब्जॉर्ब करें दिन के टाइम, और रात के वक्त उनको कहते हैं टॉम्ब वॉल्स, और रात के वक्त उनमें से आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी घर के अंदर चली जाए। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़े। देखिए, एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने से कि आपने मटेरियल्स को इस्तेमाल किया कि जो सोलर फ्रेंडली हो, और एक ये कि ओरिएंटेशन आप कर दें, और तीसरा इसमें फैक्टर ये है कि आप इसमें कोई इसमें इंसुलेशन का इस्तेमाल करें। मसलन ये इंसुलेशन आप मटेरियल्स के साथ भी कर सकते हैं और आप ब्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं, उनमें गैप देकर। अच्छा, दूसरा जो इसमें फैक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं जिससे घर हम एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं, वो घरों के अंदर देखें, ये तो हमने एनर्जी को सेव कर लिया। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जिनको मद्देनजर रखा जा सकता है? अच्छा, ये तो मैडम एक पार्ट था कि हम जो एनर्जी से बाहर से आ रही है अननेसेसरी, और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये तो वो अरेंजमेंट मैंने बताई। अब जो एनर्जी फ़र्ज़ करें हमें इस्तेमाल लाजमी हमने इस्तेमाल करनी घर के अंदर, उसको गर्म करने के लिए या ठंडा करने के लिए, वाइस वर्सा, तो उसको हम कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं उस घर को। ठीक है। उसके लिए है कि हम उस वहाँ एनर्जी के सोर्सेज ऐसे इंस्टॉल करें कि जो रिन्यूएबल एनर्जी हो, जैसे सोलर है। अब सोलर एनर्जी बजाय इसके कि बिजली को इस्तेमाल करें, देखिए बिजली आप बाहर तो आपको नज़र आ रही है कि वहाँ फ्यूल नहीं बनते, ठीक है, जहाँ बन रही है बिजली वो उस पर कितना लोड होगा कार्बन का, एमिशंस का, तो आप उसको रिड्यूस करने के लिए, उस कार्बन बोझ को रिड्यूस करने के लिए आप अपने घर के अंदर जो बिजली या अपने इदारे के अंदर इस्तेमाल करें, वो आप रिसाइकलेबल या रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करें, जो मैं समझता हूँ कि आजकल बड़ी पॉपुलर और सोलर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए जो तामीरात हैं वो किस तरह की करनी चाहिए, किस तरह की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वक्त की ज़रूरत बनती जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए हबीबुल हक रंधावा साहब मौजूद थे। रंधावा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की। और जनाब, अब कुछ कमज़ोर नज़र के हवाले से बात कर लेते हैं। जिस तरह मैं अपने इंट्रो में आपको बता रही थी कि हमारा सेगमेंट है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी जो नज़र है वो कमज़ोर होती जा रही है तो आपको किस ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। आपको ऐनक लगानी चाहिए, आपको लेज़र की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको लेंसेज की तरफ जाना चाहिए। ये तीनों ट्रीटमेंट या तीनों चीज़ें ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें बेनिफिशियल कौन सी है, किसको हमें फ़ौरी तौर पर जो है ना वो ऑप्ट करना चाहिए। ख़ासतौर पर जब हम नज़र चेक करवाने जाते हैं तो हमारी नज़र थोड़ी सी अगर ख़राब हुई भी होती है तो हमें कहा जाता है कि आप ऐनक लगाना शुरू कर दें, तो उससे शायद आपकी नज़र ठहर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ऐनक भी लग रही होती है और आपकी उम्र भी बढ़ रही होती है तो आपकी नज़र और ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और ऐनक लगा कर भी जो नज़र कम हो रही होती है उसकी क्या वजह है। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि आई सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, कमज़ोर नज़र वाले जो अफराद हैं, वो जिस तरह मैंने बात की कि हम जाते हैं आइज़ को चेक कराने कि हमारी नज़र जो है ख़राब हो रही है, नहीं ख़राब हो रही है, तो सबसे पहले बोला जाता है कि आप ना, आपकी नज़र कमज़ोर है तो आप ग्लासेस लगाना शुरू कर दें। बट अनफॉर्चुनेट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि ग्लासेस लगाने से भी उनकी नज़र ठीक नहीं होती बल्कि और ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ये वाला केस बताइए कि इसकी क्या वजह होती है। देखिए, डिपेंड करता है कि पेशेंट है, उसकी एज क्या है। ओके। बच्चा है या अबव 40 ईयर्स है। सही है। ठीक। बच्चों में जो नज़र की कमज़ोरी की बड़ी वजह, ये जो ग्लासेस लगने की बड़ी वजह, वो नियर स्क्रीन वर्क है। उनको ऐनक का नंबर लग जाता है, पहले -1 लगता है, फिर -2 होता है, फिर -3 होता है। ये अमूमन बच्चों में हर दूसरा तीसरा बच्चे को अब ऐनक लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि वो मोबाइल, आईपैड, वीडियो गेम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है। उनको हम बार बार बताते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करें या टीवी देखें, स्क्रीन क्लोज स्क्रीन वर्क अवॉइड करें। बच्चों में सबसे बड़ी वजह नज़र की कमज़ोरी, ऐनक लगने की वजह ये क्लोज स्क्रीन आवर्स हैं, वर्क है। अब आए बड़े एडल्ट्स अबव, जो अमूमन अबव 40 ईयर्स, उनमें जो वजूहात हैं, एक सफ़ेद मोतिया,
एक काला मोतिया और एक शुगर, सही आंखों पर शुगर के असरात। ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर। ऐनक भी लग सकती है, ऐनक भी लग सकती है, नहीं कि ऐनक नहीं लग सकती, लेकिन अगर 40 साल के बाद आपकी नज़र रैपिडली डिटीरिएट होना शुरू हो गई है तो अमूमन वजूहात में टॉप ऑफ द लिस्ट में सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया काला मोतिया और आंखों पर शुगर के असरात। खुसूसन वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है काले मोतिये की, शुगर के मरीज़ों के आंखों के असरात की फैमिली हिस्ट्री है, और सफ़ेद मोतिया तो अप अराउंड 50 ईयर्स अमूमन लोगों में आ जाता है। तो ये वजूहात हैं अबव 40 ईयर्स में। अबव 40 में कि आपकी जो नज़र है वो उधर ठहरती नहीं है, और बच्चों में भी ये चीज़ है। अच्छा, बच्चों में कहा जाता है कि अगर जितनी आपकी नज़र कम होनी होती है, वो सर्टन एज होती है 14-15 साल या 16 साल, तब तक आप अगर आपने ऐनक लगाई भी है तो आपकी नज़र वहीं पर ठहर जाएगी, ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगी। ऐसा है कि ये मिथ है? 20 से 21 साल की उम्र तक ऐनक अगर किसी को लगी है तो नंबर ऐनक का चेंज हो सकता है 20 से 21 साल तक। उस वक्त जाकर स्टेबल होता है। इसीलिए वो जो लोग अपनी ऐनक को उतराना चाहते हैं लेज़र से, उसके हम उनको एडवाइस करते हैं कि अपने 20 से 21 साल तक इंतज़ार करें। वैसे FDA ने कहा है कि 18 साल के बाद आप कर सकते हैं, तो 18 से 20 साल तक की नज़र की, आँख की नज़र की जो स्टेबल हो जाती है, ऐनक की तब्दीली ज़्यादा नहीं होती उसके बाद। मतलब अगर किसी ने लेज़र करवाना हो तो वो 20-21 साल के बाद करवाए? 20 साल के बाद। FDA कहता है कि 18 साल के बाद, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है 18 साल के बाद, लेकिन हम कहते हैं कि 20 साल के बाद कराएं, क्योंकि 20-21 साल तक जाके नंबर स्टेबल हो जाता है। अच्छा, दूसरा, अब ये ऐनक और लेज़र के आप ऑपरेट करा लें, आप लेज़र करा रहे हैं, आपकी ऐनक से जान छूट जाएगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, हाई परसेंटेज मैं तो कहूँगी, कि जो लेज़र नहीं कराते हैं, जो ऐनक ही सारी ज़िंदगी पहने हुए रखते हैं। तो क्या बेहतर है, ऐनक ज़्यादा बेहतर है या लेज़र करवा लेना बेहतर है अर्ली स्टेजेस पर ही? देखिए, एडवांटेजेस हैं ग्लासेस के भी और लेज़र के भी। ठीक है। बाद लोग ग्लासेस नहीं लगाना चाहते, बड़ा उनको प्रॉब्लम होती है कि खासतौर सर्दियों के मौसम में आए तो फॉगी हो जाते हैं लेंस, बाहर निकले टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और हेडेक की कंप्लेंट करते हैं एंड दे फील अनकम्फर्टेबल। कॉस्मेटिक रीज़न, खासतौर पर बच्चियों में कॉस्मेटिक रीज़न दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद ग्लासेस, तो उनको वो ग्लासेस दे वांट टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस। तो एडवांटेजेस हैं, ग्लासेस के अपने हैं और लेज़र के अपने हैं। लेज़र का फ़ायदा है कि आपको ऐनक नहीं लगानी पड़ती, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद फिर जाके नज़दीक की ऐनक सबको लगती है। आपने लेज़र करवाई है या नहीं कराई, नज़दीक की ऐनक सबको लगती है फिर भी। अच्छा। तो लेज़र के फ़ायदे हैं, ये नहीं कि नहीं फ़ायदे, लेकिन क्या नाम उसका, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लेज़र करानी चाहिए ताकि जिसके साइड इफ़ेक्ट कम हो। मुख्तलिफ हैं, एक फोटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, सिंपल फेमटो है, स्माइल है, तो जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो करानी चाहिए, उनके साइड इफ़ेक्ट कम है, उनके साइड इफ़ेक्ट कम है एज़ कम्पेयर टू सिंपल फोटो PRK के। अच्छा, तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मतलब अगर सिंपल कोई करवा रहे हैं जिसको अवेयरनेस नहीं है कि एडवांस वाली हमने लेज़र ट्रीटमेंट करवाना है, तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हेजीनेस ऑफ द कॉर्निया का सेंटर है, उसमें हेजीनेस आ जाती है। अगर आप सिंपल प्रोसीजर कराएं तो उस पर चांस होता है कि हेजीनेस हो जाए कॉर्निया की। अच्छा। जो एडवांस प्रोसीजर है उसमें ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हेजीनेस ऑफ द कॉर्निया की। ओके, तो यहाँ पर पाकिस्तान में दोनों हो रहे हैं? सारे सब मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, सारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं। तो फिर अगर उसका डैमेज ज़्यादा है सिंपल वाले का, तो वो ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, आपको लगता है? लेकिन बाज़ इंडिकेशंस होती हैं कि जिनमें हम नहीं वो कर सकते, तो बात स्पेशल इंडिकेशंस हैं कि जिसमें हम PRK करना पड़ता है, हम एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते, वो बड़े कम केसेस होते हैं जी। सही है। तो ऐसा है कि क्या लेज़र सर्जरी के बाद भी आपकी नज़र जो है वो ख़राब हो सकती है? लेज़र सर्जरी के बाद अमूमन 3-4 साल के बाद कुछ लोगों में नंबर 0.75-1 तक वापस आ सकता है, लेकिन 90-95% में अमूमन ऐसा देखा नहीं है कि उनमें कोई रिकरेंस हो नंबर की, तो इट्स अ गुड प्रोसीजर। बट 40 इयर्स के बाद आपने कहा कि वो तो लगनी ही लगनी है, जो नज़दीक की ऐनक है 40 ईयर को नज़दीक की नहीं, ये सिर्फ दूर की ऐनक है। सही है। जी जी, नज़दीक का लेज़र में कोई इलाज नहीं है। हम ये सबको बता देते हैं कि ये हम सिर्फ दूर की ऐनक उतार रहे हैं, आपको नज़दीक की ऐनक 40 साल के बाद लगानी पड़ेगी।
सही है, मतलब वो जो लेज़र हो रहा है वो आपकी दूर की नज़र के लिए हो रहा है, नज़दीक की नज़र जो आपकी ख़राब है उसके लिए नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी बहुत से लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उन्होंने भी वो पावर लेंसेज बनवाए हुए होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कॉस्मेटिकली भी यूज़ किया जा रहा होता है और एक पावर भी यूज़ किए जा रहे होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज की काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उनकी हैंडलिंग की वजह से। ओके, एक तो आँख में ज़ख्म हो सकता है, अल्सर हो सकता है, और अगर उसको सही हैंडल ना किया जाए, सिंपल कई लोग सिंपल टैप वाटर से वॉश उसको कर देते वॉश हैं, करके लगा लेते हैं। उसको फिर ख़ास किस्म का अल्सर हेमोपिक अल्सर हो जाता है आँख में। एलर्जी काफ़ी पेशेंट में वो टॉलरेट नहीं करते, उनको एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ज़रूरत हो तो लगाएं, वरना इसको अवॉइड ही करें। जी, बाज़ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कॉन्टैक्ट लेंस ज़रूरी है, लाइक केराटोकोनस, उसमें हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस हम एडवाइस करते हैं कि वो लगाएं, वो आँख की कंडीशन को स्टेबल कर देते हैं। लेकिन कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज और दूसरे कॉन्टैक्ट लेंसेज, ग्लासेस ना लगाना, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो बेहतर है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है। कॉर्निया की ऑक्सीजनेशन कम, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और कॉर्निया पर जख्म होने का ख़तरा होता है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हैं एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से। अच्छा, क्या ये भी पॉसिबल है कि जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही होती है और वो कॉन्टैक्ट लेंसेज का कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो उसकी वजह से भी उनकी मज़ीद डैमेज हो जाए नज़र? डैमेज तो Chances सिर्फ है? कॉर्निया अगर डैमेज हो तो उससे होता है। अच्छा, अगर कॉर्निया में ज़ख्म हो जाए, कॉर्निया की ब्लड सप्लाई में कोई इफेक्ट हो, उससे होता है। अदरवाइज कॉन्टैक्ट लेंस इतना उससे डैमेज नहीं करते। उससे कोई फ़र्क मिस नहीं। हैंडलिंग की वजह से अगर प्रॉपर वैल्यूएशन ना कराएं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आप ऑप्थेल्मोलॉजी से चेक ना कराएं कि कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से मुझे आंखों पर कोई बुरे असरात तो नहीं हो रहे, तो वो रेगुलर चेकअप बड़ा ज़रूरी है, ताकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको टाइमली बता दें कि जी कि ये आप कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंख में किस किस्म का डैमेज कर रहे हैं, तो अवॉइड करें। सही है कि मतलब आप लगा लें, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए लगाएं, यूज़ करें, और उसकी जो हैंडलिंग है, उसकी जो एहतियात है वो भी आपने ज़रूर करनी है। तो ये आइज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास है, कि अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं और लेंसेज की तरफ जाना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो कौन सा अच्छा ऑप्शन है और किसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद थे, आई सर्जन है, उनसे बात कर रहे थे। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, नैयर आपा मौजूद हैं, आपने देख ही लिया है। और जब भी नैयर आपा आती है ना, तो हमारे लिए कुछ अच्छे अच्छे से रेमेडीज़, ट्रीटमेंट्स लेकर आती हैं, जिससे एक तो हमारी स्किन अच्छी हो और दूसरा हमारे बाल अच्छे हो। आज हमने बालों के हवाले से बात करनी है। अगर आप शैम्पूज़ लगा कर, आप ट्रीटमेंट करवा कर सैलून के, और फिर भी आपके बाल ठीक नहीं हो रहे हैं ना, तो आज फिर आपने सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, जो कि नैयर आपा हमें बताएंगी कि हमने घर में अपने बालों की जो केयर है वो किस तरह करनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें मददगार साबित होंगी और आपकी बालों की हेल्थ खास तौर पर वो बेहतर होगी। तो उनकी तरफ चलते हैं। नैयर आपा, आपको वेलकम कहते हैं, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। नैयर आपा, आज आपने हमारे बाल खूबसूरत बना देने हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सर्दियों के अंदर जो है वो मेन इशू वही कि बालों के जितने मसले मसाइल, स्किन तो खैर चलते ड्राई होती ग्लो नहीं है, बालों के जो है वो ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, टूट रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज, शाइन नहीं है, और बाल ही आपको पता है कि पूरी आपकी पर्सनालिटी की जो है वो खूबसूरती है। आपके किचन के अंदर एक पड़ी हुई सस्ती तरीन और आपके बालों के लिए बेहतरीन प्रोटीन, वो है जेलाटिन पाउडर। जेलाटिन पाउडर आप अनफ्लेवर्ड जो है वो जेलाटिन जो है वो ले ले। ये आपको बहुत सस्ते में जो है ये आराम से बेकरी शॉप से, आपकी जो वो परचून की शॉप है, सब जगह से मिल जाती है। उन्हें के सिंपल हमें जो है वो जेलाटिन चाहिए अनफ्लेवर्ड, ठीक है, वो इस तरह से इस फॉर्म के अंदर होगी।
ठीक है। ये आपने क्या करना है, अपने बाल धो लिए हैं, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि आपके बालों में शाइन आए, आपके ड्राई डैमेज फ्रिजी हेयर हैं, तो इसको जो है वो घर के अंदर ही आधे घंटे के अंदर हम हेयर बोटॉक्स जो है वो ट्रीटमेंट दे दें। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो आधा कप जो है वो नीम गर्म पानी आपने लेना है, ठीक है। इसके लिए आपने ठंडा पानी नहीं लेना, ना खौलता हुआ पानी लेना है। नीम गर्म पानी आपने लेके तो उसके अंदर जिस तरह से अगर आधा कप अगर आपने पानी लिया है, जितने मर्जी लंबे बाल होंगे तो आधा कप पानी उसके लिए जो है वो बहुत है। ठीक है। आधा कप नीम गर्म पानी के अंदर 1 चाय की चम्मच, सिर्फ 1 चाय की चम्मच आप जो है वो जेलाटिन जो है वो ऐड करेंगे। ये देखें जेलाटिन जो है वो इस तरह से, इस तरह के क्रिस्टल्स के अंदर है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से डाल के नीम गर्म पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। इसको आप मिक्स करते चले जाएंगे तो ये आपका एक लिक्विड सा जो है ये वाटर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक जेली टाइप जो है ना ये आपका पानी, ये देखें ये इस तरह से ये जेली की उसमें आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, धुले हुए बालों के अंदर आपने रूट्स लेंथ एंड आपने इसको जो है ये लगा लेना है, चाहे ब्रश की मदद से लगा लें, चाहे इसको कोई भी नोजल वाली जो बॉटल होती है उसमें डाल के, तो आप जिस तरह से तेल लगाते हैं उसी तरह से एक एक लट को पकड़ के आपने सारे बालों में एक ही दफ़ा डाल के नहीं लगाना, कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा। तो आपने एक एक लिट को पकड़ के अपने रूट्स लेंथ एंड और धुले हुए बालों में लगाना है। टॉवल ड्राई हेयर हो कंप्लीट, आप बेशक बालों को ड्राई मत करें, लाइट वेट जो है वो हेयर होने चाहिए, अच्छे से जो है ये एब्जॉर्व होगा। तो इसको आपने लगा के ये बिल्कुल इस तरह से जो है ना वो एक चिपचिपा सा, एक स्लाइमी सा आपका जो है ना ये जेल होगा। तो इसको आपने जो है वो मसाज करते चले जाना है, सारी लिट्स पे लगा के इसको आपने आधा घंटा 1 घंटा भी आप जो है वो इसको छोड़ सकते हैं। 1 घंटे के बाद आपने अब इसको वॉश कैसे करना है, आपने इस पे फिर साबुन वगैरह या शैम्पू यूज नहीं करना, आपने जो है वो गीले पहले पानी से शावर के नीचे इसको वॉश करके थोड़ा सा आपने फिर कंडीशनर के साथ इसको, क्योंकि इसकी हल्की सी स्मेल होती है, ठीक है, तो फिर आपने इसको कंडीशनर के साथ जो है वो वॉश करना है। आप हफ्ते में जो है ये 2 दिन, आप अगर जब भी बाल धोते हैं आप जो है वो इसको हफ्ते में 2 दिन यूज़ करना शुरू कर दें। ये आपके बालों को गिरने से भी रोकेगा, बालों की ग्रोथ को बेहतर करेगा, आपके फ्रीजी ड्राई डैमेज हेयर हैं उसको जो है ये रिपेयर करेगा। जस्ट लाइक एक आपकी हेयर फूड ट्रीटमेंट है, ये आपका हेयर फूड है, क्योंकि इसके अंदर ये प्योर प्रोटीन है और वो वाली प्रोटीन है कि जो आपके बालों में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है कि आप ये जेलेटिन वाला जो ट्रीटमेंट आप ये कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपका स्कैल्प, आपके बाल धुले हुए होने चाहिए, उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट करें। आजकल की जनरेशन आपको पता ऑयलिंग वगैरह का टाइम नहीं, ऑयल नहीं लगाती, जिस वजह से बाल ज्यादा खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ एक इस तरह का जो है वो हर्बल पाउडर जो है वो शेयर करती हूँ। ये वाला जो हर्बल पाउडर है ये आपका हेयर शैम्पू भी है। आपका अगर बाल गिर गए हैं और आपके बाल जो है वो वहाँ पे आ नहीं रहे, ये आपके बालों को जो है ना वहाँ पे जिस तरह से वो कहते हैं ना कि स्किन के अंदर से वो टिंड फाड़ के जो है वो बाल निकलेंगे, ये वो वाला पाउडर है आपका, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, राई पाउडर, ठीक है। इस तरह से जो राई आपकी ब्राउन वाली काली राई होती है, रेड राई इसको, ठीक है। तो ये वाला जो है ये पाउडर आपने इस तरह से ये पिसा हुआ, ठीक है। ये मैं आपको क्वांटिटी जो है वो मैं तो कम बना रही हूँ, आपने 100 ml जो है वो अगर राई का पाउडर लिया है, ठीक है, आपने इसको बना के रख लेना है, 3 महीने के लिए बना के रख लें, ठीक है। आपने कोई शैम्पू वगैरह आपने छोड़ देना है, शैम्पू आपने यूज़ नहीं करना, ये जहन में रखें। उसके बाद जो है वो 100 ग्राम ही आपने लेना है मूली के बीजों का पाउडर, ये इस तरह से रेड कलर के होंगे, ठीक है। तो इसका जो है ये पाउडर ये भी आपने 100 ग्राम लेना है, वो आपने इस तरीके से जो है वो जार के अंदर जो है, ये मैं आपको भी थोड़ा बता रही हूँ लेकिन मैं जो क्वांटिटी बता रही हूँ जो आपकी 3 महीने के लिए चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो नीम के पत्तों का पाउडर, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये नीम के पत्तों का जो है ये पाउडर है, ये भी आपने जो है वो 100 ग्राम ले लेना है। और इसके बाद आपने लेना है रीठा पाउडर। जो रीठे हैं ये आपको पता है कि सोपनेट है, बालों में झाग वगैरह बनाने के लिए, बालों को धोने के लिए, शैम्पू आपने छोड़ देना है, ठीक है। ये आपने इसके अंदर वो भी आपने जो है वो 100 ग्राम ले लिया, ठीक है। और 100 ग्राम ही इसके अंदर जो है वो आंवला पाउडर, आंवला आपको पता है कि बालों के लिए कितना अच्छा है, ठीक है। तो 100 ग्राम ही आपने इसके अंदर आंवला पाउडर, ये सारी चीज़ें आपकी 100 ग्राम हो गई। और इसके बाद जो मेथरे हैं, ठीक है, मेथरे आपने इसके अंदर 200 ग्राम लेने हैं,
अच्छा, बाकी सारे पाउडर्स जो है वो आपने 100 ग्राम लेने हैं और और मेथरे 200 मेथरे ग्राम। आपने 200 ग्राम ठीक लेके है। आपने जो है वो मेथरों का पाउडर जो है वो इसके अंदर इस तरह से जो है वो शामिल करके आपने क्या करना है, जब आपने बाल धोने लगना है तो आपने इसको जो है वो पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर जिस तरह से आप मेहंदी का लेप बनाते हैं तो आपने पानी के अंदर इस लेप को जो है ये इस तरीके से बना लेना है और इसको आपने जो है वो अपने रूट्स लेंथ एंड पे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप वॉशरूम में जाके आपने क्या करना है कि आपने इसके साथ इसको लगाने से जो है ना वो हल्की हल्की सेंसेशन होगी। ओके। आपके बालों में हल्का हल्का सा जो है ये चुभेगा, ओह। ठीक है। ये आपकी ब्लड फ्लो को बेहतर करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो जो बेहतर आपके करेगा। फॉलिकल्स हैं, डेड फॉलिकल्स हैं, ये उनको उनको एक्टिव- भी हाँ जी, एक्टिवेट करेगा। जी, जी, ठीक जी, है। जी। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसी को जब मसाज करते हुए पानी डाल के अपने बालों को धोएंगे तो ये झाग भी बनाएगा, ओके। आपके बालों को नीट क्लीन भी करेगा, ठीक है। सही है। आपने शैम्पू, अगर आप चाहते हैं आपके बाल अब और ना गिरे हाँ। और आपके जो बाल गिरे हुए हैं वो वापस आ जाएं, आपके बाल नए बाल आए, ठीक है, बाल रूट्स बहुत वीक हो रही हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे, तो आपने 3 महीने के लिए शैम्पू छोड़ना है और 3 महीने के लिए ये वाला जो पाउडर है ये आपने बना के रख लेना है। सही है। इसको आप हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा, जैसे आप सर धो रहे, सर्दियों में जाहिर सी बात है गर्मियों में तो डेली नहाया जाता है, तो आपने शैम्पू की जगह इसको यूज इसका करना इस्तेमाल है। करना। आप मसाज करेंगे, देखेंगे कि ये झाग बनाएगा और आपके बाल जो है वो प्रॉपर जो है वो क्लींस हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसको आप जो है वो बना के रखें और इंशाल्लाह ताला ये आपके बालों के तमाम मसाइल का, डैंड्रफ तक का जो है ये इलाज है। मतलब ये जिनके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके बाल जो है, आपका गंजपन जो है वो जाहिर होना शुरू हो गया है, हाँ ये जी। उनके लिए भी है। हाँ जी। लेकिन ये उनके लिए भी है जिनकी बिल्कुल ही गंज हो गई हुई है। जिनकी बिल्कुल गंज हो गई हुई है, हाँ, उनके लिए क्या है, वो भी तो ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे बाल आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल सारी बात है, सर वो भी धोते हैं, हाँ। ठीक है। तो सर के ऊपर जब आप शैम्पू लगाना छोड़ेंगे तो आप जो है ये तवक्का रख सकते हैं कि हाँ मेरे जो गिरे हुए बाल हैं ये वापस आ सकते हैं। तो आपने यही वाला जो पाउडर है ये लगा के 5-10 मिनट के लिए छोड़ के आपने वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, एक मैं आपके साथ टोनर शेयर करती हूँ। ओके। आपने जो है ये टोनर बना के रखना है, ठीक है। ऑयल में रिकमेंड इस तरह की स्किन के ऊपर नहीं करूंगी, ठीक है। जो टोनर है, जो वाटर है, ठीक है, वाटर आपकी डीपर लेयर के अंदर पेनिट्रेट करता है, ऑयल आपकी अपर लेयर के ऊपर, सुपरफिशियल लेयर के ऊपर, सरफेस के ऊपर रहता है, ठीक है। इसके लिए जो है जो आपने टोनर बनाना है, आप देखें इसके अंदर जो है ये लौंग, ठीक है, ये वाला पानी मैंने ये लौंग का बना के रखा हुआ है और मैं इसको जो है वो यूज़ करती हूँ। आपने क्या करना है, 100 ml अगर वाटर लिया है, 15 से 20 इसके अंदर आपने लौंग डालनी है और इसके अंदर जो है वो आपने मोरिंगा, जो सुहांजना है उसका जो है वो पाउडर 100 ml है, तो एक चाय 10 से 15 जो है वो लौंग इसके अंदर और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर आपने, ये देखिए इस तरह से ये मोरिंगा पाउडर है, ये मोरिंगा पाउडर डाल के ये आपने ना टोनर बना के रख लेना है। आपने बाल धोए हैं, बाल धोने के बाद आपने, जैसे जिनके बाल नहीं है हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने नहाने के बाद क्या करना है, इसको शेक करना है और ये वाला टोनर आपने अपने सारे सर पे स्प्रे कर लेना है, ठीक है। ये ड्राई हो जाए फिर 3 से 4 दफ़ा आप इसको स्प्रे कर लें धुले हुए सर के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है आपके 15-20 दिन के बाद आपको फील होगा कि आपके वहाँ पे जो है वो बाल आना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो इंटरनली आपने इनटेक, क्योंकि मेन चीज़ है कि आपका इंटरनल जो है वो इनटेक, खाना पीना आप किस तरह का खा रहे हैं। जी जी जी, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए जिस तरह से सर्दियाँ हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स जो है ये आपके लिए बेहतर है। या एक खाने का चम्मच जो अलसी है, इसका जो आटा है, इसको अगर आप डेली बेसिस पे अपने खाने के अंदर यूज कर लेते हैं, किसी भी फॉर्म में पेड़ा बना रहे हैं उसके अंदर जो है वो डाल लें, या जिस तरह से भी आप 1 टेबलस्पून ऐसे भून के उसको जो है वो आप बॉटल के अंदर डाल लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं खाने, 1 चाय की चम्मच के बराबर आप जो है वो सारे दिन में खा सकते हैं, क्योंकि गर्म है और बहुत ज़्यादा जो है वो इसके स्किन बेनिफिट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी जो है वो किसी भी चीज़ का जो है वो एक्सेस यूज़ जो है ना मतलब वो गलत है। ये टोनर जो है वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल ही जिनकी टिंड हो चुकी है, जिनके बाल नहीं आ रहे वो लोग भी, और जिनके कम हो रहे हैं वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं, वो लोग भी। ठीक है जी। हर्बल ट्रीटमेंट्स की मदद से आप अपने बालों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं और किस तरह के करने चाहिए, वो आज हमारे साथ नैयर आपा ने शेयर किया। नैयर आपा, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब,
आजकल के दौर में तन्हाई का रुझान तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हम लोग चाह रहे होते हैं कि जनाब हम तन्हा रहें, और इसके पीछे कई अवामिल मौजूद होते हैं। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने हम लोगों को हकीकी मुलाकातों से दूर कर दिया है, जहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स पर ज़्यादा इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं। मसरूफ़ एक तो हमारी तर्ज़ ज़िंदगी, और दूसरा ये काम का दबाव बहुत से लोगों को अकेले रहने पर मजबूर कर देता है। अब इसके अलावा पेचीदा समाजी ताल्लुकात और एतमाद के मसाइल भी तन्हाई की एक बड़ी वजह है। नफ्सियाती अनासर जैसे इंट्रोवर्ट मिजाज का होना या ज़हनी दबाव मज़ीद इस रुझान को बढ़ा देता है हमारे, जिसके नतीजे में तन्हाई जो है वो मौजूदा दौर में एक आम रुझान है, जो बाज़ औक़ात एक तो आराम और दूसरा खुद शनासी का भी ज़रिया बन सकता है, जबकि बाज़ औक़ात ये समाजी दूरियों को भी जन्म देता है। अक्सर औक़ात तन्हा रहने वाले लोग जो है ख़ुद से बातें करते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को ज़हनी मरीज़ करार दिया जाता है। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? क्या तन्हाई में इंसान वाकई अपनी असली शख्सियत के करीब तरीन हो जाता है और तन्हा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? ये आपको साइकोलॉजिकली कितना इम्पैक्ट कर रहा होता है आपके ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर आमना हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। उनसे जानते हैं कि आजकल जो हमें तन्हा रहना पसंद है ये सही है या नहीं सही है। तो डॉक्टर आमना की तरफ चलते हैं। डॉक्टर आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू मुनीबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं कन्फेस करूँगी कि मैं आपको कहना चाहती हूँ आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना। और आज हमने तन्हाई के हवाले से बात करनी है। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा तन्हाई पसंद हो गए हुए हैं ना, मतलब हम लोग भी कहीं ना कहीं, फिर जो नई जनरेशन है ख़ासतौर पर, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। ये मौजूदा, ये सिर्फ मसरूफ़ ज़िंदगी का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, या फिर कोई और भी वजह होती है जिसकी वजह से हमें तन्हाई ज़्यादा पसंद आ रही होती है? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है, और आई थिंक पिछले कुछ रीसेंट पास्ट में ना मैंने 2-3 दफ़ा इसके हवाले से काफ़ी प्रोग्राम्स में बात की, क्योंकि लोग यकीनन ये जानना चाह रहे हैं आजकल कि तन्हाई क्या है और अकेलापन क्या है। जैसे हम लोग लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड दोनों चीज़ों की बात करते हैं। तो देखिए, अकेलापन जो है वो तो विजिबली और बिल्कुल साइकोलॉजिकली और सोशली अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो वो तो ये है कि आप चाहते नहीं हैं लेकिन आप अकेले रह गए। आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम डिमिनिश हो गया है, आपके इर्द गिर्द प्यारे लोगों की कमी है जो कि आपको चाहते हैं कि आपके साथ मतलब कोई आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करे, बट यू डू नॉट हैव एनफ पीपल अराउंड यू। लेकिन सॉलिट्यूड जो है वो, जिसको हम तन्हाई उर्दू ज़बान में कहते हैं, ये बेसिकली एक चोज़न फैक्टर है जिसको हम कहते हैं। अगर मैं बहुत इसका एक पुराने लिंक से आपको बात करना चाहूँ तो अब देखें कि पुराने दौर में लोग जो हैं वो एक अकेला टाइम जो गुजारा करते थे तन्हाई में, वो गौर व फिक्र करने के लिए। हाँ, जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके जो तन्हा वक्त गुजारते थे, वो तफक्कर तदब्बुर उनको किसी मकसद के लिए था। तो आज के दौर में भी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग अपनी इस बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से थोड़ी सी एक ब्रेक लेकर, अपने आप को टाइम देकर, अपने ब्रेन फोक को दूर करने के लिए और अपनी जो है खुद शनासी के लिए, खुद मतलब अपने आप को एलिवेट करने के लिए इमोशनल और सोशल लेवल पर एक दफ़ा रिचार्ज होते हैं। तो ये एक सॉलिट्यूड इज़ डिफरेंट दैन लोनलीनेस। लेकिन देखें, इस वक्त हमारे यहाँ मुझे नहीं पता कितने लोग जो हैं वो सॉलिट्यूड यानी खुद से चाहकर तन्हाई का शिकार हैं। मुझे ज़्यादातर जो है वो नज़र आता है कि हमें अकेलापन एक तरफ बढ़ता हुआ सोसाइटी में नज़र आ रहा है, और कुछ एक सेगमेंट है जो हमारी जेन जी है, वो कुछ मिजाजन उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये थोड़ा सा तन्हाई पसंद वाला एलिमेंट आ रहा है। अच्छा। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ इन सोसाइटी दीज डेज जो हमें नज़र आ रहा है। इससे मुझे लगता है जैसे हमारा एक, हम कहते हैं हम एक यंग कंट्री हैं, हमारे यहाँ जो है वो एक 45% से ज़्यादा लोग यंग एज के हैं। वो जो हमारी यूथ है ना, वो खुद से ही थोड़ी सी तन्हाई पसंद है। वो ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे, अपने सोशल कनेक्शन पे, अपने पर्सनल स्पेस में, अपने कंफर्ट जोन में उसमें रहना पसंद करते हैं। और जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है ना, वो अकेलेपन का शिकार होती जा रही है। ये भी कहा जाता है कि जो लोग तन्हाई पसंद होते हैं वो कहीं ना कहीं उस तन्हाई में अपने आप को भी, अपनी शख्सियत को भी जान रहे होते हैं, असल शख्सियत का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। क्या हर कोई ऐसा ही होता है कि तन्हाई में वो अपनी असल शख्सियत को ढूंढ रहा होता है? अच्छा देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आज, जिससे आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। आपको पता है एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में कितनी थॉट्स आती हैं?
70,000। एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में 70,000 थॉट्स आती हैं। ओके, दिस इज टू मच फॉर अ ब्रेन ना। बिल्कुल। तो जब, और जो लोग ज़रा थोड़ा सा हाई फंक्शनिंग होते हैं, काम कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, सोशली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हैं, तो जाहिर बात है वो थॉट्स जो हैं वो थोड़ी सी अबव एवरेज रेंज में चली जाती हैं, लाख के करीब हो जाती हैं समटाइम्स। तो इतनी ज़्यादा थॉट्स जो आपका ब्रेन रोज़ प्रोसेस कर रहा होता है, उसको भी एक मशीन की तरह थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम चाहिए। सही है। मुझे तो ये लगता है कि थोड़ी सी जो चोजन सॉलिट्यूड है ना, वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अब देखिए कुछ प्रोफेशंस हैं जहाँ पर ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे पायलट्स हैं, जैसे सर्जन हैं, जैसे और इस तरह के कोई लोग जो कि कोई एस्थेटिक्स में काम कर रहे हैं, बहुत बारीक बीनी से कोई काम कर रहे हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं। उनको टाइम चाहिए होता है अपने ब्रेन को रिजुविनेट करने का, रीजनरेट करने का, ताकि वो अपना बेस्ट पॉसिबल दे सकें। तो ये मुझे लगता है कि जो लोग कभी भी ये ब्रेक नहीं लेते अपने लिए, और वो उस फारिग टाइम में जब आप बैठते हैं ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, जो लोग ये करते हैं उनको ये पता है कि वो कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल ब्रेन को क्लैरिटी देती है। और सारा दिन की जो प्रोसेसिंग या पूरे हफ्ते की जो प्रोसेसिंग है ना, उसको जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं ना, तो वो आपको सोचने के लिए एक टाइम देती है कि क्या चीज़ें आपने ठीक की, क्या गलत की, कौन से एक्शंस दोबारा नहीं करने, कौन से करने चाहिए, और एक डीपर कनेक्शन आपका डेवलप होता है विद योर सोल, विद ऑलमाइटी, विद द वर्ल्ड अराउंड यू, और आप बेहतर हालत में दोबारा फंक्शन करते हैं। अगर आप कभी भी ब्रेक ना लें, ये ऐसे ही है जैसे एक मशीन को हम तेल दे रहे हैं, ब्रेन को ब्रेक देना ऐसा ही है, डिटॉक्स करना, क्योंकि हमारा डिजिटल ओवरलोड इतना ज़्यादा है, इमोशनल ओवरलोड इतना ज़्यादा है, तो थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ज़रूरी भी मुझे लगता है हर किसी को ये लेना चाहिए, ये टाइम थोड़ा सा अपने साथ, जो मी टाइम वाला कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर होना चाहिए। मी टाइम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई अपनी बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम अपने ब्रेन को रेस्ट, रिलैक्स करने के लिए, और फिर दोबारा आप रिफ्लेक्ट करके वापस अपने सिस्टम में आ सकें, इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते नहीं हैं कि वो बहुत ज़्यादा टाइम अकेले रहें, लेकिन वो महीनों, दिनों, घंटों, सालों के हिसाब से अकेले रह जाते हैं, और उनके इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता जो उनसे बात करे, उनको सुने। अच्छा, वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो लोग कोई खुदा न खास्ता मेंटली सिक हैं या कुछ और है। दे लुक टूवर्ड्स द लाइफ इन अ डिफरेंट मीनिंग, क्योंकि उनके पास इतना वक्त होता है लाइफ के बारे में सोचने के लिए, चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, तो वो बड़े सेंसिटिव तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। अब देखें बहुत सारे हमारे ऐसे सूफ़ी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी राइटिंग्स हैं, सेइंग्स हैं, जैसे बहुत सी दुनिया वासिफ अली वासिफ साहब को पढ़ती है, तो देखें उन्होंने तसव्वुफ़ में अकेलेपन में जो चीज़ें सोची, दुनिया की लर्निंग्स जो थी उनको कहा, तो उनका अपना एक डीपर एक अलग ही सबका मीनिंग होता है ना, मकसद होता है कि वो तन्हाई से क्या हासिल कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है। तो मुझे ये लगता है कि हम इकट्ठे रहते हुए भी ना तन्हा हैं, हम सारे रहते हुए, मतलब एक घर की अगर बात कर ली जाए कि वहाँ पर अगर 5-6 लोग भी रह रहे हैं लेकिन वो तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो तन्हा है, वो अपने आप को तन्हा फील करते हैं, तो ऐसा क्यों है? ये कोशिश करें जानने की कि आप अगर एक छत के नीचे रह रहे हैं और फिर भी तन्हाई फील कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी कसूर है। जहाँ पर बाकियों का होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं उन सारी चीज़ों की वजह से। तो हम तो कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीज़ें आपके लिए लेकर आएँ और उनका जो हल है वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाया जाए। तो उस पर ही आज हमने बात की है कि अगर आप तन्हाई महसूस हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर आमना हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर आमना, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पर, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब जो है ना उन तमाम तर बच्चों के लिए, उन तमाम तर पेरेंट्स के लिए ये सेगमेंट बहुत ही कह लें कि कारआमद साबित होने वाला है, जो चाहते हैं कि हम बाहर जाएं,
पढ़ने के लिए, लेकिन हमें गाइडलाइन नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, कौन से मुल्क में हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर इजीली उन्हें वीज़ा मिल जाए, जहाँ पर वो हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। बिकॉज़ अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हुई हुई है कि हर जगह से हमें पता चलता है जी वीज़ा नहीं मिल रहा, दुबई से वीज़ा नहीं मिल रहा, बाकी जगह हैं जहाँ पर जो मुल्क है वो वीज़ाज़ नहीं दे रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं उनकी जहाँ पर प्रायोरिटी में पाकिस्तान आता है, उनके स्टूडेंट्स आते हैं और जहाँ पर हम इजीली जा सकते हैं। तो उस पर बात करने के लिए हामिद नबील ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि वीज़ा कंसल्टेंट है। उनसे बात करते हैं। हामिद, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। आई एम गुड। आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद, आजकल इतनी प्रॉब्लम हुई हुई है, यूके का भी देख लिया, बाकी ममालिक में देख लें, इतनी सूरत हाल ख़राब हुई हुई है कि सारे परेशान हैं, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी, कि जब हमारी बारी आई है इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है। तो Situation अभी बड़ा भी difficult। ऐसी जगह हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जा सकते हैं फॉर हायर स्टडीज़? एग्जैक्टली स्टिल अवेलेबिलिटी है, स्टूडेंट्स जा सकते हैं अगर किसी के पास जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है एंड इफ यू कैन स्पीक वेल, आप Okay. आइट्स और पीटी कर सकते हैं। डू यू हैव लैंग्वेज टेस्ट एंड यू हैव गुड मार्क्स इन इट, तो अल्टीमेटली आप अप्लाई कर सकते हैं यूएसए, कनाडा, यूके एंड द यूरोप एज वेल। इवन कि रिसेंटली रशिया ने, टर्की ने स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं ओह, वेयर यू आर सपोज टू गो विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, ओके। but you should aware the process whatsoever going on. In the same time अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहा है पीएचडी अच्छा। होल्डर्स को। ओके, इफ़ यू वांट टू गो टुवर्ड्स पीएचडी, तो न्यू कैसल यूनिवर्सिटी है विच वन इज़ लुकिंग फॉर द पीएचडी कैंडिडेट्स। ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। इन द सेम टाइम यूके में ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको मोर देन 50% स्कॉलरशिप दे रही है। कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, देन आप स्कॉलरशिप वहाँ पर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सही है, There are मतलब many आपके opportunities. पास अवेलेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। Exactly. लेकिन आपको राइट इंसान चाहिए, राइट कंसल्टेंट चाहिए आपको, Exactly. जो You should आपको aware. हाँ, जो आपको अवेयरनेस दे, जो आपको गाइडलाइन सही वाली दे, ताकि आप वहाँ पर पहुँच सके, वो आपके साथ फ्रॉड ना करे। तो ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे अब अभी आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन लोग जा सकते हैं? मतलब अगर जिन्होंने बीएस किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, रिसर्च प्रोग्राम्स में मैं सुन रही थी कि वहाँ पर है कि आप विद स्पाउस या विद फैमिली भी जा सकते हैं, इस तरह का क्राइटेरिया भी है कोई? ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट सिनेरियो है। अगर पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया की आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको 3 पाथवेज दे रहा है। इनिशियली आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं, उसमें आप टॉट पे जाएं या रिसर्च पे जाएं, यू कैन गेट योर स्पाउस, योर डिपेंडेंट्स विद यू। ओके, देयर इज़ नो सच स्पेसिफिक द पॉइंट, द प्रोग्राम यू शुड अडॉप्ट एंड यू कैन गो विद योर डिपेंडेंट। ठीक है। आप बैचलर, अदर देन बैचलर, अगर आप बैचलर पे जाते हैं तो डेफिनेटली डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड। हाँ। बट आप जब मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो डिपेंडेंट्स आर अलाउड देयर। देयर इज़ नो सच इशू इन इट। आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं। रिसर्च वाला जो एक मिथ है वो सिर्फ यूके के लिए है। अच्छा, ठीक अगर है। आपने यूके जाना है विद डिपेंडेंट तो यू शुड गो विद द रिसर्च प्रोग्राम। ओके, अदरवाइज आप टॉट प्रोग्राम में भी जा सकते हैं उसमें विद भी जा डिपेंडेंट, सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, मतलब वहाँ पर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप स्पाउस के साथ जा सकते हैं। अदर देन स्टडी वीज़ा आप अडॉप्ट कर सकते हैं स्किल्ड इमिग्रेशन। स्किल्ड इमिग्रेशन। If you are qualified and you can get the good score in the IELTS or the PT, then you can go for the skilled immigration. ओके, One of the economical pathway है। In the same time, business immigration भी offer कर रहा था ऑस्ट्रेलिया before, but now there are some restrictions. तो mainly जो main 2 pathways हैं वो हैं या तो आप स्टडी पे जाएं या स्किल्ड इमिग्रेशन पे स्किल्ड जाएं। इमिग्रेशन में अदर देन दिस वो 482 और 186 प्रोग्राम आ जाता है जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सरशिप लेते हैं। वो डैट इज़ अ डिफरेंट पाथवे। सही तो है। अगर हम 2 चीज़ों पे ही फोकस करें, लाइक स्टडी एंड द स्किल्ड इमिग्रेशन, तो बोथ आर द प्रोग्राम्स ठीक आर है। और फाइन। स्किल्ड में कौन कौन से लोग जो है वो जा सकते हैं? देयर आर सिलेक्टेड ऑक्यूपेशंस, ठीक है। 100 ऑफ ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें आपने देखना है कि उनकी गिवन लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन आ रहा है और यू कैन मॉडिफाई द थिंग्स, यू कैन फैब्रिकेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो अल्टीमेटली यू कैन अप्लाई फॉर द स्किल्ड इमिग्रेशन, बट यू शुड गेट द आइट्स और द पीटी। अच्छा, उसके लिए भी आइल्स आपको चाहिए। Exactly, this one is a mandatory one. Without IELTS and without PT, you are not go आप there. नहीं जा सकते, इवन Exactly. दो कि आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, आप बाकी भी अपने यूके भी जा रहे हैं, उसके लिए भी तो चाहिए आपको। कुछ या नहीं यूनिवर्सिटीज चाहिए? हैं जो स्टिल एग्जाम्पशन दे रही हैं मास्टर्स अच्छा, प्रोग्राम में okay. आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर की बिहाफ पे एंड इट्स ओनली फॉर द यूके। फॉर यूके। ओके, लेकिन यूरोप में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको एमओई बेस पे एडमिशन दे रहे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया नहीं दे रहा। अदर देन एक इंस्टीट्यूट UNSW, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है,
जो विदाउट बैंक स्टेटमेंट विदाउट एनी लैंग्वेज टेस्ट यू कैन अप्लाई देयर, ओह बट फॉर द सेफर साइड हम बैंक स्टेटमेंट डेफिनेटली अटैच कर देते हैं। बट आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जब बैंक स्टेटमेंट की बात आती है तो यू शुड गो विद द प्रूफ ऑफ फंड्स एज वेल, कि ये आपके पास बैंक स्टेटमेंट कहाँ से आई। वही ना, तो वो सिनेरियो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट जर्मनी को अडॉप्ट कर सकते हैं, इटली को ठीक है। अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। इन द सेम टाइम मैंने अभी आपको बताया कि आप रशिया के लिए आजकल अनाउंसमेंट आई हुई है, स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं वो। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ही स्कॉलरशिप अनाउंस्ड है। फ्रांस स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, अच्छा, जहाँ पर आप विद पार्शियल स्कॉलरशिप विद फुली फंडेड स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन फ्लाई देयर। मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी लोग क्यों प्रेफर करते हैं कि हम यूके चले जाएं? लेकिन UK जितने भी स्टूडेंट से मैं मिलती हूँ, जितने भी मुझे लोग मिलते हैं ना, वो सारे ही कहते हैं यूके हम जा रहे हैं, हम तो यूके जा रहे हैं, बाकी जगहों पे क्यों नहीं लोग जाते हैं? अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज जैसे आप बता रहे हैं कि बाकी कंट्रीज भी है, फिर भी हमें क्यों लगता है कि सिर्फ यूके ही हमारे पास ऑप्शन है? यूके मेजरली शॉर्ट है। अच्छा, लाइक आपने अप्लाई किया विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द ऑफर लेटर। लिटरली हाँ जी, विद इन 24 विद इन आवर्स? 24 आवर्स ओह, यू विल गेट द ऑफर लेटर। और नॉर्मली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो विद इन 2 to 3 आवर्स भी आपको ऑफर लेटर दे रही थी पहले। अब ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस, ड्यू टू स्क्रूटनिंग, द ऑफर लेटर विल टेक द 24 आवर्स or the max 48 hours. After getting the offer letter you have to go for the condition fulfilling. आप conditions fulfill करें then you should go for the unconditional. कैश लें, वीज़ा अप्लाई कर दें कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्टडीज़ के बाद। सही है, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ईज है ना, इसलिए लोग वहाँ पर जाना चाह रहे होते हैं। डेफिनेटली मतलब प्रोसेसिंग में और बाकी चीज़ों में, इसलिए लोग यूके प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम वहाँ चले जाएं निस्बतन बाकी जगहों पे। लेकिन वहाँ पर भी मेरे ख्याल से अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग अगर ओरिजिनल है और सही है तो आप फिर बाकी जगहों पे भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली। अमेरिका का भी है, लोग जा सकते हैं वहाँ पर भी, खासतौर पर स्टूडेंट। यूएसए में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हैं, देयर इज़ नो नीड टू पे एनी काइंड ऑफ इनिशियल डिपॉजिट बिफोर Scholarship पे? वीज़ा, अच्छा, बिफोर वीज़ा, बट यू शुड गो फॉर द फीस आफ्टर अराइवल देयर। ओके, जब आप वहाँ चले जाएंगे देन अल्टीमेटली यू हैव टू पे द फीस देयर। ओह, There is ठीक है। such, the universities are available in the USA portal where you should apply for the visa, and after this ultimately you can go there. Once you arrive, once you get your visa grant, then pay your initial deposit. और जो फीसेस हैं वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हाई रेंज में फीसेस चार्ज कर रही हैं, कुछ लो रेंज वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन डिपेंड ऑन द प्रोफाइल कि आपकी प्रोफाइल कहाँ स्टैंड कर रही है। इफ़ यू हैव अ गुड प्रोफाइल, इफ़ यू हैव अ गुड परसेंटेज इन योर बैचलर प्रोग्राम, तो अल्टीमेटली फिर आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट अडॉप्ट कर लेगा। अदर देन दिस इफ़ यू हैव अ वीक प्रोफाइल, तो फिर आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। यूके अडॉप्शन का रीज़न सिर्फ यही है जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट है, एंड देयर इज द शॉर्टी ऑफ द वीज़ा एज वेल। आप यूएसए या अदर कंट्रीज़ में जाते हैं तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ ओवर द रिस्क, देयर इज द चांस टू गेट द रिफ्यूजल, बट नाउ देयर आर 30% रेशियो ऑफ द रिफ्यूजल इन द यूके एज वेल, बट स्टिल द अप्रूवल रेट इज़ क्वाइट हाई इन द यूके। इसलिए लोग अडॉप्ट करते हैं। अगर कोई मेरे से पूछता है कि वाई यूके, तो मैं तो डेफिनेटली उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि वंस यू अराइव देयर तो वर्ल्ड विल बी ओपन फॉर यू। ओके, वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। You can fly anywhere. Once you get the visa in the UK, so ultimately you can fly anywhere. You may go in the European Schengen zone as well. ओके, You just need to spend the 80 pounds. अच्छा, After spending the 80 pounds, you can fly in the France. You can Okay. fly in the Spain. You can fly in the Switzerland, Netherlands, Ireland, Italy, Germany. दूसरा अगर फ्रांस इन्होंने जाना भी है तो वहाँ पे फिर उसकी लैंग्वेज भी तो है ना, वो आपको सीखनी पड़ती है। There is no such French. restrictions. अच्छा, आपने अगर आइट्स और पीटी किया हुआ, हाँ. it will work. ओके, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं विदाउट एनी लैंग्वेज टेस्ट भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि यू कैन कम हेयर, बट इफ़ यू हैव अ गुड फाइनेंसेस, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, या अच्छी तो- प्रोफाइल होनी चाहिए या अच्छे फाइनेंसेस होने चाहिए। सही है। दोनों में से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है यू कैन गो अकॉर्डिंगली। ठीक है कि आप देख लें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। Exactly. और दूसरा कि अगर सपोज बच्चे आप यहाँ पेरेंट्स आके आपको पूछते ही होंगे ना कि हमारे पास इतने पैसे हैं, अगर सपोज के 50 लाख लगा कर एक बच्चे को हमने बाहर भेजना है, तो वो बाहर भेजना सही है या यहाँ पर उसको कारोबार करा लें, ये सही है? क्या आपको क्या लगता है? ये सवाल आता ही होगा आपके पास। करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप 50 लाख किसी बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आफ्टर अ ईयर जब आप उसकी लाइक एवेल्यूएशन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपके 52 लाख एक्सपेंडिचर्स आ गए हैं, तो हाउ यू विल बी इन द बेनिफिशियरी सिचुएशन। अगर आपने बेनिफिशियरी सिचुएशन में जाना है, यू आर स्पेंडिंग ऑन हिज फ्यूचर,
जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो अल्टीमेटली लोअर मिडिल क्लास बेसिकली हमारे पास आती है। एलीट क्लास को तो ज़रूरत ही नहीं है ना यहाँ जी, से जी, जाने ऐसे ही है। की। अल्टीमेट हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस है या हमारी जो ओवरऑल लोग हैं जो यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, दे आर फ्रॉम द लोअर एंड द मिडिल क्लास फैमिलीज। once they came to me, तो ultimately they are focusing over their future. They are investing on them कि इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा once they arrive there. हार्ड टाइम तो मिलेगा अल्टीमेटली इनिशियली, बट वंस दे अराइव देयर तो आफ्टर सम टाइम दे विल बी सेटल्ड। उनके पास एक अच्छी कंट्री का पासपोर्ट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आगे उनका फ्यूचर, आप लोगों का भी फ्यूचर, पूरी मैं तो कहती हूँ पूरी जो फैमिली होती है ना उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। Exactly. अच्छा, लास्टली हामिद ये बता दें कि किसी भी कंट्री में अगर हमने स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाना है विदाउट स्कॉलरशिप तो मैक्सिमम कितने पैसे लगते हैं? मतलब 50, 60, 70, 1 करोड़ कितना लग जाता है रफली? अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो इट शुड बी नियर अबाउट द 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन मैक्सिमम। अच्छा, 10 से 15 लाख मोर देन इनफ ठीक है। और अगर स्कॉलरशिप के बगैर जा रहे हैं तो? अगर स्कॉलरशिप के बगैर जा रहे हैं तो डिपेंड करता है कंट्री कौन सी है। ओके। अगर फ्रांस की बात करते हैं तो वहाँ आपका मैक्सिमम एक्सपेंस आता है 15 to 16 लाख। अच्छा यूके भी स्टिल 3 मिलियन में 30 लाख में यू कैन फ्लाई देयर। अच्छा, इन द सेम टाइम आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वहाँ थोड़ा सा ज़रा एक्सपेंसिव हो जाता है, नियर अबाउट आपकी फीस डिपॉजिट वीज़ा एप्लीकेशन फीस ही वहाँ पर $2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जी है। ऐसे है, ठीक है। तो वहाँ पर आपके वहाँ पे एक्सपेंडिचर आपके 45 to 50 मतलब नियर डिफरेंट अबाउट चले जाते कंट्रीज हैं। के डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं आपके। तो हामिद नबील वीज़ा कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि कौन सी जगह पर, कौन सी कंट्रीज़ में आप लोग जा सकते हैं जहाँ पर वीज़ा रेशो अच्छी है। हामिद, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके बाद बात की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।